Assalamualaikum everyone. Welcome to my YouTube channel Digital Kashmaya. और आज हमारा कोर्स कोड STS 630 का लेसन नंबर 29 है एंड द टॉपिक इज डाटा एनालिसिस। डाटा एनालिसिस के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह डाटा को एनालिसिस किया जाता है। ठीक है, पिछले चैप्टर्स में, पिछले लेक्चर्स में हम पढ़ के आए हैं कि किस तरह डाटा को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया जाता है, किस तरह डिफरेंट प्रोजेक्ट्स किए जाते हैं, रिसर्च की जाती है। लेकिन यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हमारे पास एक डाटा आ चुका है, ठीक है, तो उसके बाद उस डाटा का एनालिसिस कैसे करते हैं। सबसे पहले उन्होंने इंफॉर्मेशन और डाटा के बारे में बताया जो हम सब लोग जानते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि जब रॉ डाटा को कलेक्ट किया जाता है तो उसके बाद उसको इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर कर दिया जाता है और इंफॉर्मेशन में ट्रांसफर करने के बाद उस इंफॉर्मेशन को एडिट और कोडेड करने की जरूरत होती है। अब वो हम किस तरह करते हैं ये हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है कि एडिटिंग। एडिटिंग में क्या होता है कि जो भी इम्प्रोबेबल आंसर्स होते हैं, ठीक है, जो ठीक आंसर्स नहीं होते, कहीं ना कहीं उनमें कोई ना कोई मसला होता है, आप उनको कैसे एडिट करते हैं, उनको किस तरह डील करते हैं। ठीक है, और एडिटिंग प्रोसीजर क्यों किया जाता है, ताकि आप अपने डाटा को बिल्कुल सही करके उसके बाद उसको उसकी कोडिंग कर ले और ताकि उसका डाटा स्टोरेज में ट्रांसफर कर सके। एडिटिंग इज द प्रोसेस ऑफ चेकिंग एंड एडजस्टिंग द डाटा फॉर ओमिशंस, लेजिबिलिटी एंड कंसिस्टेंसी। एडिटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर आप चेक करते हैं डाटा की लेजिबिलिटी को और कंसिस्टेंसी को। और जो भी पर्पस होता है एडिटिंग का वो ये होता है कि आप इंश्योर करवाते हैं कि आपका जो भी डाटा है उसकी उसमें कंप्लीटनेस कितनी है, कंसिस्टेंसी कितनी है, रीडेबिलिटी कितनी है। फील्ड एडिटिंग क्या होता है? फील्ड एडिटिंग जो लार्ज प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें फील्ड सुपरवाइजर्स जो होते हैं वो हायर किए जाते हैं ताकि वो फील्ड एडिट्स के लिए उनका क्या काम होता है कि वो लेजिटिबिलिटी चेक करते हैं, हैंड राइटिंग्स, और उसके बाद जो भी रिस्पॉन्सेज दिए गए होते हैं रिस्पोंडेंट्स की तरफ से उनको क्लियर करते हैं, क्लैरिफाई करते हैं। और डेली बेसिस पर उनकी ड्यूटी ये होती है कि वो फील्ड वर्कर्स जो होते हैं वो रिकॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं रिस्पोंडेंट के साथ अगर उन्हें लगता है कि किसी भी सिचुएशन में आपको कुछ चेंज करना है, कोई सही रिस्पॉन्स आपको नहीं मिला। उसके बाद ये एडिट करते हैं, इंडिकेट करते हैं द नीड फॉर फर्दर ट्रेनिंग ऑफ इंटरव्यूअर्स। जो भी इंटरव्यूअर्स होते हैं, जो इंटरव्यू लेना चाहते हैं, उनकी मजीद ट्रेनिंग पे काम करते रहते हैं। इन हाउस एडिटिंग क्या होता है? इन हाउस एडिटिंग में उन्होंने बात की है कि ये हाईली डिजायरेबल होती है इस फील्ड में। और इसमें किया जाता है कि मतलब पहले ही डाटा को रिव्यू करना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, और एडिटिंग फॉर कंसिस्टेंसी में बात हो रही है कि जो भी इन हाउस एडिटर के टास्क होते हैं उसमें होता है कि आप जो भी रिस्पॉन्सेज आपको मिले हैं उनकी इनकॉन्सिस्टेंट और कॉन्ट्राडिक्टरी को आप इंश्योर करवाते हैं एंड दैट आंसर्स विल नॉट बी अ प्रॉब्लम फॉर कोडर्स, ताकि जब आप उन्हें इस तरह इंश्योर करवाते हैं कि बाद में एडिटिंग के प्रोसेस में कोडर्स को या कीबोर्ड पंचर्स को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो आपके डाटा को एडिट करते हुए। एडिटिंग फॉर कंप्लीटनेस, इसके बारे में हमने ऊपर भी पढ़ा कि फॉर एग्जाम्पल अगर कोई 2 पार्ट क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, और रिस्पोंडेंट ने सिर्फ सेकंड पोर्शन का आंसर दे दिया तो आप उसको किस तरह उसमें कंप्लीटनेस लेके आते हैं। ठीक है, मतलब 2 पार्ट क्वेश्चन जो हम पीछे भी पढ़ के आए थे डबल बैरल्ड क्वेश्चन होते हैं। आप 2 क्वेश्चन को जोड़ के एक ही क्वेश्चन बना के पूछ लेते हैं। और हमने ऊपर पढ़ा ये भी था कि आप इस तरह के क्वेश्चन ना पूछे क्योंकि इस तरह चांसेस है कि आपको सही आंसर ना मिले। वही बात यहाँ पे भी हो रही है कि आप अगर 2 क्वेश्चन इकट्ठे पूछ लिए हैं और रिस्पोंडेंट ने आपको सिर्फ सेकंड पोर्शन का आंसर दिया है तो ये प्रॉब्लम तो आ गया ना। तो उसको आपने किस तरह कंप्लीट करना है। जैसे हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस के इंटरव्यू होते हैं, पता नहीं आप लोग सुनते हैं या नहीं, जो कुछ मेरी नजर से गुजरे हैं। हम एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर कोई क्वेश्चन करता है उनसे कि आपके दौर में इतनी ज्यादा महंगाई क्यों हो गई है, ठीक है, और अब इस तरह क्वेश्चन किया जाता है आपको क्या लगता है कितनी ज्यादा महंगाई क्यों हो गई है आप, और फिर साथ दूसरा क्वेश्चन साथ ये भी कर देते हैं कि आप तो इमरान खान के दौर में महंगाई मुकाओ मार्च करते थे कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, आप इस बारे में क्या कहना आपका। अब जो ये एक किस्म के 2 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। पहला क्वेश्चन तो आप उनसे पूछ रहे हैं कि आपके दौर में इतनी ज्यादा महंगाई हो गई, दूसरे दौर में आप उनसे पूछ रहे हैं कि आप महंगाई मुकाओ मार्च किया करते थे, ठीक है। तो ये डबल बैरल्ड क्वेश्चन है। अब मैंने तो पर्सनली देखा भी है कि जो भी रिस्पोंडेंट होते हैं वो फिर शॉर्टकट मारते हैं, वो फिर अपने पहले क्वेश्चन पे तो जाहिर सी बात है फोकस ही नहीं करेंगे कि उसने ये भी पूछा है कि भाई आपके दौर में महंगाई क्यों ज्यादा हो गई है। वो तो डायरेक्ट जाएंगे इमरान खान वाली बात पे कि हाँ उन्हीं की वजह से आज भी महंगाई है। तो इस तरह क्या हुआ कि उसने पहला पोर्शन तो मिस कर दिया, उसने सिर्फ आपको सेकंड पोर्शन का आंसर दिया। तो फिर जो एडिटर होता है उस पर ये डिपेंड करता है कि वो इसके अंदर कंप्लीटनेस लेके आए
ठीक है, क्योंकि भाई उसने 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं इंटरव्यू के अंदर और जवाब सिर्फ एक क्वेश्चन का है। आइटम नॉन रिस्पॉन्स, आइटम नॉन रिस्पॉन्स में क्या होता है कि एक टेक्निकल टर्म है अनआंसर्ड क्वेश्चंस की, जिस क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया जाता, ठीक है, मींस दैट कि उसको फिर जो एडिटर होता है वो नॉन रिस्पॉन्स के तौर पे मेंशन कर देता है या मिसिंग वैल्यू या ब्लैंक के तौर पे मेंशन कर देता है। और इसको प्लग वैल्यू भी कहा जाता है कि इन केस द रिस्पॉन्स इज नेसेसरी देन द एडिटर यूज द प्लग वैल्यू। एडिटर अगर वहां पर रिस्पॉन्स जरूरी है कि आप नॉन रिस्पॉन्स या मिसिंग वैल्यू नहीं, ब्लैंक नहीं छोड़ सकते, फिर आप प्लग वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। प्लग वैल्यू क्या होता है कि आप एवरेज या न्यूट्रल वैल्यू के मुताबिक उसका उसका डाटा डाल देते हैं उसमें, उस आंसर का। And जैसा कि उन्होंने क्या किया, another decision rule may be alternate the choice of the response category is used as plug value, कि आप फर्स्ट टाइम यस कर दें, सेकंड टाइम नो कर दें, तो आपको लगता है कि थर्ड टाइम भी यस होगा एंड सो ऑन। लेकिन मुझे लगता है कि इस तरह एक्यूरेसी तो नहीं रहेगी इंटरव्यू में। When a questionnaire has too many 25% answer missing, it may not be suitable for the planned data analysis। तो यही बात मैंने भी की है, और वो कह रहे हैं कि जब 25% यहाँ पर आंसर्स आपको लगता है कि मिसिंग है, तो ये जो डाटा है एनालिसिस के लिए ये सूटेबल नहीं है। एडिटिंग क्वेश्चंस आंसर आउट ऑफ ऑर्डर, अब ये क्या होता है? Another situation an editor may face is the need to rearrange the answers to an open-ended response to a question। कि ये भी एक सिचुएशन है जिसे एडिटर फेस करता है कि आप ओपन एंडेड जो रिस्पॉन्स होते हैं क्वेश्चंस के उनको कैसे रीअरेंज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल इंटरव्यूअर में हैव वांटेड टू अवॉइड हियरिंग आई हैव ऑलरेडी आंसर्ड द अर्लियर। मतलब कोई आप ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं जिसे रिस्पोंडेंट कहता है कि मैं तो उसका जवाब पहले दे चुका हूँ, ठीक है, तो वो एक किस्म का क्वेश्चन क्या हो गया, वो स्किप हो गया। ठीक है, या वो ये कह सकता है कि ये वही बात है जैसे मैंने आपको पहले बताई है, सेम एज इट, ऐसे भी वो कह सकता है। तो इसका मतलब है कि उसका जवाब तो आपको नहीं मिला, वो तो मिस हो गया। और इसको वो नॉमिनेट करते हैं किसके साथ, आउट ऑफ ऑर्डर आंसर टू द सेक्शन के साथ। नेक्स्ट इज कोडिंग। कोडिंग क्या होता है? Coding involves assigning numbers or other symbols to answers so the responses can be grouped into limited number of classes or categories। ठीक है, इसमें क्या होता है कि वो numbers और symbols to answers जो हैं वो assign किए जाते हैं, जिसमें इनको limited number of classes या categories में categorize किया जाता है। ठीक है, और classifying of data into limited category sacrifices some data detail but is necessary for efficient analysis। मतलब आप किसी भी डाटा की क्लासिफाइंग करते हुए उसे लिमिटेड कैटेगराइज कर लेते हैं ताकि आप उस एनालिसिस को एफिशिएंट बना सकें। आगे यहाँ पर उन्होंने कुछ टर्म्स दी हुई हैं कि फील्ड क्या होता है, जिसके अंदर हम कलेक्शन ऑफ करेक्टर्स को करेक्टर्स की कलेक्शन करते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है, जिसमें आप पर फील्ड के रिलेटेड सारा आपके पास डाटा होता है। फाइल क्या होती है कि आप एक फाइल रिकॉर्ड के तौर पर अपने पास रखते हैं, जिसमें टेप्स, फ्लॉपी डिस्क वगैरह आ सकती हैं। कोडिंग प्रोसीजर क्या होता है कि जिसमें आप नंबर को स्टेट्स करते हैं, असाइन करते हैं वेरिएबल एट्रीब्यूट्स में। कोड बुक क्या होती है, एक डॉक्यूमेंट्स होता है जो कि डिस्क्राइब करता है कोडिंग प्रोसीजर को। एंड दीज टर्म्स आर यूज्ड, आप इसको याद कर सकते हैं फॉर एमसीक्यूज। कोड कंस्ट्रक्शन। अब कोड कंस्ट्रक्शन किस तरह की होती है कि जो भी क्लोज एंडेड फॉर्मेट के लिए एक अल्टरनेटिव्स बनाए जाते हैं कंप्यूटर को समझाने के लिए। फॉर एग्जांपल डोंट नो के लिए डीके कर दिया, नो आंसर्स के लिए एनए कर दिया। उन्होंने कहा कि इसको एग्जॉस्टिव भी कहा जाता है कि दैट इज कोडिंग कैटेगराइज शुड बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल सब्जेक्ट्स और ऑब्जेक्ट्स और रिस्पॉन्सिव। ठीक है, कि कोडिंग कैटेगराइज में उन्होंने कहा कि एग्जॉस्टिव होनी चाहिए, कि जो कोडिंग है उसको कैटेगराइज किया जाना चाहिए तमाम सब्जेक्ट्स में या ऑब्जेक्ट्स में या रिस्पॉन्सिव में। और ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और इंडिपेंडेंट होने चाहिए ये कोडिंग जो कैटेगरीज है। ठीक है, तो क्योंकि मींस दैट कि ये ओवरलैप ना हो, नो ओवरलैप बिटवीन द कैटेगरीज। नेक्स्ट इज कोड बुक। कोड बुक में क्या होता है कि सबसे पहले तो इसकी आप फर्स्ट लाइन तैयार करें जो कि एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि अ बुक आइडेंटिफाइंग ईच वेरिएबल इन अ स्टडी एंड इट्स पोजीशन इन द डाटा मैट्रिक्स इज नोन एज कोड बुक। ठीक है, और आगे उन्होंने नीचे सैंपल बनाया भी हुआ है कि मतलब इसमें आप क्या होता है कि वेरिएबल्स की डिस्क्रिप्शन, उसका कोड नेम, फील्ड वगैरह रिलेटेड चीजें नोट की जाती हैं। प्रोडक्शन कोडिंग क्या होता है? डाटा को ट्रांसफर किया जाता है क्वेश्चन या डाटा कलेक्शन फॉर्म में आफ्टर द डाटा हैज बीन कलेक्टेड इज कॉल्ड प्रोडक्शन कोडिंग। और ये डिपेंड करता है डाटा की नेचर पे। ठीक है, और उसी की बेस पर इसको आगे इसकी कोडिंग भी की जाती है। डाटा एंट्रीज एक ऑप्टिकल स्कैनिंग सिस्टम होता है जिसमें मटेरियल्स को डायरेक्टली रीड किया जाता है और कंप्यूटर की मेमोरी में इसको स्टोर किया जाता है। क्लीनिंग डाटा लास्ट स्टेज है।
फाइनल स्टेज है क्लीनिंग प्रोसेस की, जिसके अंदर आप एरर्स को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं। डाटा क्लीनिंग स्टेज होता है और इसमें आप एक्यूरेसी देख अपनी जो भी आपने काम किया उसकी एक्यूरेसी देखते हैं, और ये प्रोसेस होता है जिसके अंदर आप अपने डाटा को एंटर कर देते हैं कंप्यूटर में और अपने रिसर्च प्रोडक्ट को रन करते हैं। तो ये हमारा लेसन नंबर 29 था। अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है भाई, मेरा तो गला भी खुश्क हो गया। अब आप लोग काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर दें, हमें भी कुछ दें। हमारा क्या दिमाग खराब है कि हम आप लोग के लिए बैठ के लेक्चर रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, आप लोग सब्सक्राइब तक नहीं कर सकते। इतना तो कर लेना। आप लोग जब लेक्चर सुन के जाते हैं, आप लोग इतना फायदा लेके जाते हैं, तो भाई उसकी आउटपुट भी तो दे। हमारी इनपुट तो लग रही है तो हमें आउटपुट भी तो चाहिए ना, जाहिर सी बात है। चले चले शाबाश, सब्सक्राइब करें। खुदा हाफिज।